हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी एमडी कैट 2023 के हवाले से। एंड स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो विच इज़ अबाउट द लेक्चर डिस्कशन ऑफ फिजिक्स फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट चैप्टर फोर्स एंड मोशन, the most important chapter for MDCAT point of view and also for FSC point of view for MCQs structure. So let's start the most important chapter. In this video we will discuss the first part because it is a lengthy chapter and a tricky MCQs. बहुत सारे ऐसे MCQs जो बिल्कुल स्लाइट मिस्टेक से रॉन्ग हो सकते हैं. So just stay focused and just watch this complete lecture and ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाना है अगर आप ये वीडियो देखते हैं अच्छे से ध्यान से, राइट. हर वो MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs, हर वो ट्रिकी MCQs जिसमें स्टूडेंट मिस्टेक करने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर में. सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट लेक्चर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ग्राफ पोर्शन. दिस वन मोशन एंड फोर्स ग्राफ. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ में दो चीजें हम बेसिकली डिस्कस करते हैं जिसमें पहली चीज आती है स्लोप एंड द सेकंड वन इज एरिया अंडर कर्व, राइट. सो इन दोनों के एक डिफरेंट फार्मूले हैं और वो जब आप करेंगे तो उससे आप फाइंड कर लेंगे स्लोप और फिर एरिया भी आप फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं स्लोप को. स्लोप का फार्मूला देख लीजिए क्या है. स्लोप इज इक्वल डेल वाई और डेल एक्स, ठीक है. वाई एक्सिस पे जो चेंजेस आ रही हैं उसको डिवाइड करने डेल एक्स एक्सिस पे चेंजेस जो आ रही हैं, ठीक है. इन सिंपल वे वाई ओवर एक्स एंड इसका फार्मूला ये भी है कि टेन थीटा स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा के भी इक्वल है. तो ग्राफ में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो देख लें. ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है. स्लोप क्या है? डी बाई टी. स्लोप का फार्मूला है ना वाई ओवर एक्स, तो ये डी वाई पे है एंड टी एक्स पे है, तो डी ओवर टी विच गिव्स वेलोसिटी, ठीक है. वेलोसिटी क्या फार्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. सो ये हमें क्या देगी स्लोप? एमसीक्यू पूछ सकता है. स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव व्हाट? सो यू हैव टू चूज द वेलोसिटी ऑप्शन. नेक्स्ट देखेंगे ग्राफ वोल्ट और एम्पेयर. वोल्ट एम्पेयर ग्राफ, ठीक है. वोल्ट एम्पेयर ग्राफ को देखें, यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आई दिया हुआ है, करंट सॉरी. तो स्लोप क्या देगी इसकी? वी ओवर आई. स्लोप क्या होगा? वाई ओवर एक्स, तो वी ओवर आई. तो स्लोप देगी हमें रेजिस्टेंस. वी ओवर आई किसका फार्मूला होता है? ओम लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर एंड देन आर इज इक्वल टू वी ओवर आई. तो ये रेजिस्टेंस देगी. अब इसमें एमसीक्यू, इस एमसीक्यू में जो अब ये एमसीक्यू है, ये देखें आप, इसमें आप मिस्टेक कैसे करेगा स्टूडेंट, ठीक है. अब देखिएगा, आप गौर कीजिएगा कि मैं कैसे थोड़ी सी चेंज करूंगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करूंगा और आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. ये रेजिस्टेंट वाला आंसर रॉन्ग हो जाना है, ठीक है. क्या दिया है उसने? वोल्ट एम्पेयर ग्राफ, ठीक है. तो वोल्ट स्लोप ऑफ वोल्ट एम्पेयर ग्राफ विल गिव व्हाट? रेजिस्टेंस. इट्स करेक्ट. बट अगर मैं ये कहूँ कि स्लोप ऑफ एम्पेयर वोल्ट ग्राफ मीन्स डेट आई पहले होगा और वी बाद में होगा. सो पहले वाई एक्सिस फिर एक्स. स्लोप ऑफ करंट वोल्ट ग्राफ, आई वी ग्राफ और वी आई ग्राफ, ठीक है. स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, देन स्टेटमेंट क्या होगी? आई यहाँ पे होगा और वी यहाँ पे होगा, ठीक है. देन आई यहाँ पे और वी यहाँ पे होगा. अब इसकी स्लोप अगर हम फाइंड करें तो आई ओवर वी, आई ओवर वी, ठीक है. वी ओवर आई जो है वो उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया. आई ऊपर चला गया और वी नीचे, ठीक है. तो आई ओवर वी. अब इसका आंसर क्या होगा? स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ विल गिव रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस और नॉन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज, ठीक है. तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? इसका आंसर होगा जी, विच इज कंडक्टेंस, ठीक है. तो आई ओवर वी जो है वो जी के इक्वल होता है, वी ओवर आई जो है वो आर के इक्वल होता है. सो अब देखें आप कि मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसको, तो आपका आंसर रेजिस्टेंस गलत हो जाएगा. तो ऐसे बेसिकली यही चीज़ें वो चेक कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट एक्टिव कितना, कि वो की पॉइंट्स को कितना ग्रिप कर रहा है, उसके की पॉइंट कितने स्ट्रॉन्ग है. तो यही बेसिकली चीज़ें पूछी जाती हैं एमडी में. नेक्स्ट देखते हैं जी हम, क्या है जी? एनर्जी टाइम ग्राफ. एनर्जी टाइम ग्राफ, एनर्जी यहाँ पे है, टाइम यहाँ पे है. स्लोप क्या देगी इसकी? ई ओवर टी विच इज पावर, ठीक है. वर्क ओवर टाइम, तो ये पावर है. तो दैट्स इट. नेक्स्ट एक एमसीक्यू डिस्कस हुआ है, देखें जी. यूनिट ऑफ स्लोप ऑफ विच ग्राफ इज इक्वल टू विच फिजिकल क्वांटिटी. अच्छा, से क्या है जी? यूनिट क्या है इसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. फोर्स ओवर डी, तो न्यूटन पर मीटर. न्यूटन पर मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है. ये स्प्रिंग कांस्टेंट वाला केस था जो F इज इक्वल टू के एक्स. तो जब हम इसको के को इधर रखेंगे, F ओवर एक्स, एक्स बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स इधर आएगा तो न्यूटन पर मीटर.
तो इसका सिंबल, इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम है, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका आंसर आएगा, किसी भी तरह से एमसीक्यू को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुए हैं जी, क्या है, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल टू जीरो। हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है वो जीरो होती है। क्यों जीरो होती है वो डिस्कस भी हुआ है, जस्टिफिकेशन देख लें। हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक, अब इसकी स्लोप कैसे जीरो है, इसमें वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस जीरो है, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है सारी, वाई एक्सिस की तरफ कोई है ही नहीं ड्रॉ, तो वाई एक्सिस जीरो लेंगे हम। तो स्लोप जब हम फाइंड करेंगे वाई ओवर एक्स, जीरो ओवर एक्स विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, जस्टिफाई हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वर्टिकल लाइन की स्लोप जो है वो इन्फिनिटी की इक्वल होती है। ये एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इसकी स्लोप हम फाइंड करेंगे, y है इसमें x नहीं है, ठीक है, x जीरो लेंगे हम इसको, y ओवर जीरो विच इज इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यूज क्वेश्चन है, डिफरेंट लाइंस ड्रॉ हुई हैं, डिफरेंट ग्राफ है बेसिकली, ये एक ही ग्राफ में सम अप हुए हैं, तो उसके लिहाज से जो है वो स्लोप और वेलोसिटी हम डिस्कस करेंगे इनकी। सबसे पहली लाइन देखेंगे स्लोप ऑफ वन, ये 1 पॉइंट है, इसकी स्लोप हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। स्लोप क्या है इसकी, पॉजिटिव और यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में एक जैसी चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म हम इसको कहेंगे, ठीक है। और पॉइंट किससे शुरू हो रही है, ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, इसलिए पॉजिटिव है। अगर ओरिजिन के अलावा किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है तो वो फिर नेगेटिव आएगी, ठीक है, नेगेटिव। तो इसकी स्लोप हम देखेंगे पॉजिटिव यूनिफॉर्म, और वेलोसिटी जो है वो भी पॉजिटिव यूनिफॉर्म आएगी, ठीक है। 2 कौन सी है जी, 2 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 2, इसकी स्लोप क्या आएगी, जीरो, वेलोसिटी भी जीरो। क्यों, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जीरो होती है, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखें जी स्लोप 3, ये 3, ठीक है। अब इसको देखें, ये यहाँ से जा रही है और ये आ रही है, अब इसकी स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। आपने इसमें बेसिकली ये देखना है कि लाइन किस तरफ जा रही है। देखिए यहाँ पे लाइन ज्यादा मैक्सिमम वर्टिकल पोजीशन में, यहाँ आगे इस पॉइंट पे लाइन वर्टिकल मैक्सिमम जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, मतलब यहाँ से आ रही है, यहाँ से आगे बिल्कुल जाके ऐसे बिल्कुल सीधी हो जाएगी, राइट। सो इस केस में जो है वो ये हॉरिजॉन्टल हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है बेसिकली। तो स्लोप क्या आ रही है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है। वर्टिकल क्या है, इन्फिनिटी, और हॉरिजॉन्टल क्या है, जीरो। तो इन्फिनिटी से जीरो की तरफ आ रही है, मतलब क्या है कि स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो पॉजिटिव डिक्रीज आएगा, और पॉजिटिव डिक्रीज वेलोसिटी भी पॉजिटिव डिक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी स्लोप 4 देखें। अब ये देखें स्टार्ट में ये हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखें तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, इसी तरह हॉरिजॉन्टल से जो है वो वर्टिकल की तरफ जा रही है, मींस दैट जीरो से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, विच मींस दैट के स्लोप इंक्रीज कर रही है और पॉजिटिव इंक्रीज आ रहा है। 4 का पॉजिटिव इंक्रीज है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव इंक्रीज आएगी, ठीक है। 5 देख लें, वर्टिकल लाइन है, इन्फिनिटी आएगी स्लोप भी, और वेलोसिटी भी इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। 6 कौन सी है, ये देखें ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है, ये ओरिजिन से लाइन स्टार्ट नहीं हो रही, इसकी जो है वो नेगेटिव आएगी, और 5 की भी नेगेटिव आएगी। 6 देखें, नेगेटिव यूनिफॉर्म और वेलोसिटी भी नेगेटिव यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है जस्ट ये है कि स्लो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रही, तो इसकी नेगेटिव यूनिफॉर्म डिक्रीज आएगी। ये पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज नेगेटिव बिकॉज इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, जो बातें मैंने आपको बता दी वही लिखी हुई है। नेक्स्ट देखें जी, एमसीक्यूज डिस्कस हुआ हुआ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है एक, ठीक है, उसमें 2 एंगल दिए हुए हैं, 2 लाइन ड्रॉ हुई है, और उसमें 2 एंगल दिए हुए हैं। इस लाइन का एंगल ए का जो है वो 30 है, बी का जो है वो 60 है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है फाइंड करें रेशियो वी ओवर वी ए ओवर वी बी, वी बी ओवर वी ए, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। वी ए ओवर बी सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट होगा, ठीक है। स्लोप का एक और फार्मूला था जो हमने फर्स्ट में डिस्कस किया, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। सो tan थीटा के लिहाज से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे उस फार्मूले से। वी ए और वी बी हमने फाइंड करना है, यहाँ लिख दिए वी ए और वी बी। वी ए का क्या थीटा है, tan 30, ठीक है, ए का जो है वो एंगल 30 है, वी बी का क्या है tan 60, और उसके आगे tan 30 की जो वैल्यू 1/√3 एंड अगेन डिवाइडेड बाय tan 60 की जो वैल्यू है tan 60 की √3, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3 डिवाइडेड बाय 3 है ना, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/√9 आएगा, ठीक है, और √9 जो है वो 3 के इक्वल होता है, तो 1/3 जो है वो इसका आंसर आएगा वी ए ओवर वी बी का, ठीक है। इसी तरह वी बी ओवर वी ए होगा तो इसको बी को ऊपर रख लेंगे, ए को नीचे रख लेंगे, यहाँ पे tan 60 ऊपर चला जाएगा, tan 30 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, वो अपने हर लिहाज से तैयार करनी है। सो अब ये वैल्यू आपने कहाँ से लेनी है सर, ये तो आपको याद ही नहीं है, कैलकुलेटर तो अलाउ ही नहीं है, हम तो
लाडले बच्चे थे, 2+2 करने के लिए भी हम FSC में कैलकुलेटर खोल के और 2+2 कर रहे होते थे। पता होता था कि मतलब 4 ही आंसर है, लेकिन फिर भी कंफर्म करना था कि यार नहीं, कैलकुलेटर से ही करेंगे। 2+2 = 4, हाँ जी 4 आंसर है जी इसका। सो ये FSC तक ही था। अब जो है वो MD कैड में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। सो यू हैव टू मेमोराइज दीज इम्पॉर्टेंट वैल्यूज लाइक 30, 60, 120, 90 एंड 270, 360। ठीक है, ये सारे जितने भी एंगल मैंने बताए हैं, इन सब एंगल की, साइन की, कॉस की, टेन की, इन तीनों की वैल्यू आपने याद करनी है। ठीक है, इसका ये वैसे नहीं आपको याद होंगी, ठीक है, रटे नहीं लगेंगे। इसका आपने को एक प्रॉपर टेबल बनाना होगा, मैंने भी बनाया था। तो आपको एक प्रॉपर टेबल बनाना होगा, उसके थ्रू फिर आप देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू किस में सिमिलर हो रही है। जैसे साइन 60 इक्वल होगा कॉस 30 के। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों की इक्वल है, तो इस तरह इजी होगा। जस्ट यू हैव टू रिकॉल आफ्टर फ्यू डेज लाइक इंस्टार्ट। आपको हर 2 दिन बाद उसको रिवाइज करना होगा, जस्ट एक कॉल देनी होगी, 5-7 मिनट की देर होगी। ठीक है, पूरे दिन में 5-7 मिनट आपने उसको देने हैं फर्स्ट वीक में। तो इस तरह से फिर अगेन रिवाइज करते रहिएगा तो याद हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपको MCQs दिया हुआ हो कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चा कंफ्यूज होता है, बच्चा या बच्ची कि नहीं, तो वो ऐसे करेगा कि एंगल यहाँ पे डाल देगा y के साथ 30। एक का एंगल x के साथ 30 है, दूसरे का y के साथ 30 है। तो y के साथ एंगल हम नहीं लेते कभी भी, हम एंगल जब भी लेते हैं तो x एक्सिस के साथ लेते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन में ही ये बात मेंशन होती है। सो अगर आपको ये दे दे तो आपने यहाँ पे क्या करेंगे, ये b है और ये a है, तो आपने ये नहीं करना कि b की जो वैल्यू है वो tan 30 है और a की भी tan 30 है, वो कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये शहजादों वाले आंसर आप लोगों ने नहीं निकालने। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल विद x एक्सिस, राइट। अगर यहाँ पे 30 है और इस पूरे का एंगल क्या है, ये वाला, ये 90 है ना, इस पूरे का एंगल 90 है, y के साथ उन्होंने 30 दे दिया है। तो जब हमने ये वाला फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 90 टोटल है और 30 यहाँ तक है, तो इस 30 को माइनस कर दो पूरे 90 में से, तो ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा विच इज 60। सो आपने 60 वैल्यू पुट करनी होगी बी वाले ग्राफ की, राइट। और इसका आंसर भी सेम होगा क्योंकि ग्राफ सेम बन जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं जी, एरिया अंडर कर्व हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले हमने स्लोप डिस्कस की है, अब हम एरिया करेंगे। ये ग्राफ के टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं। तो एरिया अंडर कर्व का फार्मूला क्या होगा जी, यहाँ पे 2 फार्मूले हैं इसके, देख लें। ट्राइंगल अगर होगा तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फार्मूला है। अगर रेक्टेंगल होगा तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, सिंपल, ये फार्मूला है। ठीक है, ये ग्राफ देख लें, कुछ d/t, इसकी कर्व जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो d मल्टीप्लाई बाय t होगा। ठीक है, सॉरी, स्लोप वाले केस में d डिवाइडेड बाय t होता है ना, तो एरिया वाले केस में मल्टीप्लाई आएगा। इसी तरह v मल्टीप्लाई बाय t विच इज इक्वल टू s, डिस्टेंस। ठीक है, मीटर पर सेकंड डॉट सेकंड, तो मीटर इक्वल आ जाता है मीटर के। इस तरह f क्रॉस d, तो ये वर्क आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट एक ग्राफ दिया हुआ है, ये FSC की बुक में भी था, एग्जांपल में मेरे ख्याल से। और इसका वो एरिया आपको बोले फाइंड आउट करें, तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 2 ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, और ये जो है ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इन तीनों का आपने अलग अलग से एरिया निकालना है एंड देन आपने सम अप कर देना है उन तीनों एरियाज को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालें, फार्मूला लगाएं। ट्रायंगल पे कौन सा फार्मूला लगेगा, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। रेक्टेंगल है, हाफ नहीं आएगा। ठीक है, अगेन ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट। देन वैल्यू डालें आपकी 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस की क्या वैल्यू है इसमें, ये है जी बेस, क्या वैल्यू है 10 डाल दी हमने। हाइट की क्या है 20, यहाँ तक है ना हाइट 20, 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये ट्राइंगल का एरिया आ गया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद प्लस करें। रेक्टेंगल है, सिंपल 5 मल्टीप्लाई बाई 20। अब यहाँ पे आपने 15 नहीं पुट करना, ये तो बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ, बच्चों वाली गलती है, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी आपने। यहाँ पे आप पुट करेंगे 15 माइनस 10, 5 पुट करेंगे। ये जो है ये 5 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, इसकी वैल्यू 15 माइनस 10 5 और हाइट इसकी सेम है 20, 5 इंटू 20। ठीक है, ये आ गया रेक्टेंगल का एरिया। नेक्स्ट अगेन ट्राइंगल का हाफ इंटू 20 माइनस 15 क्या है 5 इंटू 20, हाफ इंटू 5 इंटू 20। सो इन सब को ऐड हो रहे हैं ये सारे एंड आंसर आता है जी 250 मीटर। ठीक है,
ये मीटर क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस इन्होंने फाइंड करने का बोला हुआ है, ठीक है। जब हम डिस्टेंस करेंगे मीटर होगा। डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप एरिया फाइंड आउट करने से। जैसे आप एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो आप डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे कि उसने कितना कवर किया। नेक्स्ट देख लें, 2 ट्रायंगल डिस्कस हुई हुई हैं, ठीक है। इसका एरिया वो आपसे बोलेगा कि फाइंड आउट करें। एरिया अंडर का 1/2 5 × 10 5 × 10 अगेन प्लस 1/2 5 × 10, ठीक है। तो मासूम से मम्मी डैडी बच्चे बच्चियां तो ये काम करेंगे कि पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और फिर उन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं स्मार्ट बॉयज़ और स्मार्ट गर्ल्स, वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसी को पुट करेंगे। 10 × 10 1/2, दोनों ट्राइंगल हैं तो 1/2 10 × 10 10 × 10 क्या है 100 100 / 2 50। सो हियर इज 50। दोनों को ऐड करें या एक साथ करें, अगर वैल्यू सेम हो तब एक साथ करें, ठीक है। अगर यहाँ पे दी हुई हो 15 तो फिर एक साथ नहीं होगा। अगर यहाँ पे वैल्यू दी हुई हो 15 फिर एक साथ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, डिस्टेंस के फार्मूलाज हैं कुछ वेरी सिंपल बेसिक्स, आप स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम। एवरेज स्पीड में क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जितना टोटल डिस्कस सारे का सारा जितना किया उसने कवर वो, और नीचे टोटल टाइम जितना टाइम लगे उसे वो डिस्टेंस कवर करने में सारा का सारा टाइम, तो एवरेज आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी में इसी तरह टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है जी, सिंपल वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये होगी सिंपल वेलोसिटी। अब ये क्या है, इसमें लिमिट डेल टी अप्रोच टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आएगी, ठीक है। ये एक ग्राफ डिस्कस हुआ है, ग्राफ का एक एक्स एक्सिस है, ज्यादा ही हो गया कुछ, ये एक एक्स एक्सिस है ग्राफ का, ठीक है। और यहाँ पे टाइम डिस्कस कर रहे हैं हम, टाइम, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आएगी, मतलब इस पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। लिमिट डेल टी अप्रोच टू 0 मीन्स दैट कि आपका टाइम फैक्टर अप्रोक्सीमेटली 0। इसका क्या मतलब है कि आपका टाइम जो है वो बहुत कम लगा हो। ये बेसिकली माइक्रो लेवल पे बात हो रही है ना। टाइम अब मिनट में नहीं डिस्कस हो रहा, टाइम माइक्रो सेकंड में डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो टाइम आपका बहुत कम, अप्रोच टू 0 मतलब माइक्रो 1 माइक्रो सेकंड होगा तो उसको हम अप्रोच टू 0 कहेंगे, ठीक है। 1 माइक्रो सेकंड, जैसे अगर कोई टाइम हमने पुट करना हो तो 5 सेकंड 3 सेकंड, लेकिन अगर हम इसको करेंगे 1 माइक्रो सेकंड तो उसका मतलब होगा 0.000001 सेकंड, ठीक है। तो ये 1 का बहुत कम पार्ट है, सो इसलिए वो उसको हम कहते हैं अप्रोच टू 0, मतलब ऑलमोस्ट 0, अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, ठीक है। तो जब टाइम फैक्टर बहुत कम होगा तो वो जो वेलोसिटी हमें देगा वो इंस्टेंटेनियस देगा, ठीक है। आई होप आप सीख सके हो ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज पूछ सकते हैं आपसे, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन विल बी। अगर वेलोसिटी किसी बॉडी की इंक्रीज कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस आएंगी, ठीक है। इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, सेम रहेगी या सब कुछ हो जाएगा। तो हम इसको जस्टिफाई करते हैं विद एग्जांपल। यहाँ पे आप देखें v1 2 3 4 5 6 ये वेलोसिटी दी हुई है, इसी तरह इन सारी वेलोसिटी का टाइम दिया हुआ है t1 2 3 4 5 6। इसी तरह आप इनकी एक्सप्रेशन आप फाइंड आउट करें v2 - v1, ठीक है। ये ऐसे होगा v2 - v1 क्या आएगा 17 - 10 7 और 2 - 1 1, सो 7 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे v3 - v2, ठीक है। v3 - v2 करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी 8 मीटर पर सेकंड। क्या हुआ, इंक्रीज आया है, ठीक है, इंक्रीज आ गया। नेक्स्ट देखें v4 - v3, v4 - v3 क्या एक्सेलरेशन आएगी 5। क्या हुआ, डिक्रीज आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद v5 - v4 एक्सेलरेशन आएगी 5। ये आपने खुद कैलकुलेट करके देख लेनी है, लेकिन यही एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहा, आपने खुद कैलकुलेट कर लेनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होती है, v2 - v1 जैसे मैंने किया है। तो v2 - v1 करेंगे, क्या आएगा 17 - 10 7 और डिवाइड बाई t2 - t1 क्या आएगा 1। तो उस तरह से ये एक्सेलरेशन आएगी। इस तरह नेक्स्ट हम देखेंगे तो 5 5 5 यहाँ तक जो है वो सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ है, डिक्रीज आया है, डिक्रीज हुआ है यहाँ पे। सो इंक्रीज भी हुई है, डिक्रीज भी हुई है और सेम भी रही है, ठीक है। सो तीनों काम हुए, तो ऑल आर पॉसिबल विल बी दी
बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम न्यूटन्स के लॉ डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत फेमस है, 9th-10th में आप डिस्कस करते रहे और एफएससी में भी किए हैं। अब एमडी कैट में वो ये नहीं पूछेगा कि डिफाइन करें न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है, और आप वहाँ पे डेफिनेशन लिख के आए, ऐसा नहीं होगा। वो आपसे ये पूछेगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है, फोर्स को डिफाइन करता है, फोर्स को मेजर करता है, फोर्स की वैल्यू देता है, क्या करता है। सो ऐसा एमसीक्यू लोग पूछ सकता है, मतलब जो वो पूछ सकते हैं इसमें वो ये होगा। फर्स्ट लॉ, और न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसको, दूसरा नाम है इसका। और ये क्या करता है, बेसिकली डिफाइन करता है फोर्स को, राइट। और सेकंड लॉ क्या करता है, मेजर करता है फोर्स को, ठीक है। सेकंड लॉ मेजर करता है, फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है। फॉर्मूला क्या है सेकंड लॉ का, F = ma, A = F/m। सो अगर इसमें हम F को कांस्टेंट लें, यहाँ पे अगर F को हम कांस्टेंट लें तो A का M के साथ इनवर्स रिलेशन है, राइट। यहाँ पे देखें M को अगर हम कांस्टेंट लें तो F का A के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो ये बातें बेसिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये आपने बिल्ड करनी है। ये अगर आपके नहीं हुए, आई होप कि हुए होंगे। और ये रिलेशन बेसिकली डिस्कस कर रहा था मैं। और थर्ड लॉ देखें जी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये बात बताता है थर्ड लॉ कि फोर्स हमेशा एक पेयर में होती है, राइट। कभी भी सिंगल फोर्स नहीं एग्जिस्ट करती। अगर कोई भी फोर्स है तो उसका एक पेयर भी मौजूद होगा जो कि उसका ऑपोजिट होगा, रिएक्शन फोर्स होगी जिसको हम कहते हैं। सो फोर्स जो है वो पेयर में होगी। अब इट्स रिजल्टेंट इज नॉट जीरो बिकॉज द फोर्स। हाँ जी, देखें फोर्स जो है ये है एक्शन, ये रिएक्शन, मीन्स डैट ये दो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, और दोनों सेम है, 10 न्यूटन की है दोनों, ठीक है, दोनों 10 न्यूटन है। अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ठीक है, इस तरफ भी 10 जा रही है, इस तरफ भी 10 जा रही है, मीन्स डैट की बॉडी जो है वो स्टे रहेगी इसी जगह पे, मोशन में नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि फोर्स दोनों साइड पे इक्वल है। और बॉडी अगर तो वो नाजुक है तो वो टूट जाएगी, अगर वो सख्त है तो फिर वो सेम रहेगी, मोशन में नहीं आएगी, ठीक है। तो मीन्स डैट कि इसका रिजल्टेंट क्या है, जीरो, रिजल्टेंट आएगा इसका जीरो, ठीक है। लेकिन थर्ड लॉ के फोर्स में, थर्ड लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ में रिजल्टेंट जीरो नहीं होता। क्यों जीरो नहीं होता, क्योंकि अगर तो रिजल्टेंट जीरो हो जाए फिर तो लॉ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। क्यों क्यों नहीं जीरो होता, क्योंकि वो दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। जब दो डिफरेंट बॉडी पे ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एक्ट करती हैं तो उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होता। अगर सेम बॉडी पे टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करेंगी तो उसका रिजल्टेंट जीरो होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने गेन करना है। अब यहाँ पे अगर इसके ये इधर लग रही है और ये वाला इस पे लगा रहा है, ये वाला इस पे लगा रहा है, ये वाला इस पे लगा रहा है, तो दोनों इक्वल है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो ये यही बेसिकली न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। इस केस में रिजल्टेंट नॉट जीरो, ठीक है। अब ये बात आपको समझ आ गई हो। नेक्स्ट सेकंड, ग्राफ डिस्कस हुए में दो। वैसे आपने इन दोनों ग्राफ का रटा लगा लेना है। अगर एमसीक्यूज आता है तो आपने रट लेना है कि ये वाला ग्राफ जो है वो इस ग्राफ के इक्वल है, ठीक है। ये बात आपने रट लेनी है। अगर वैसे आपके कॉन्सेप्ट के लिए कि कैसे इक्वल है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको ये याद रहे मजीद कि कैसे ये ग्राफ इक्वल है एक दूसरे के। पहले इसको देखते हैं जी, प्रोजेक्शन पॉइंट को देखें, और ये मैक्सिमम हाइट है और ये लैंडिंग पॉइंट है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट डिस्कस हुए हैं, देखें। प्रोजेक्शन पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है। यहाँ से जब जाएगा ऊपर जा रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशन वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एंड एट द एंड हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएगा, वेलोसिटी अगेन इंक्रीज होगी ड्यू टू ग्रेविटेशन, एंड इस लैंडिंग पॉइंट पे वेलोसिटी अगेन मैक्सिमम होगी, बट डायरेक्शन उसकी नेगेटिव होगी, सॉरी, यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा और यहाँ नीचे की तरफ, राइट। और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। ये बात यहाँ तक तो ठीक है, बट इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे तो ये बात ठीक है, यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्टाइल की मोशन में मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि वेलोसिटी जीरो नहीं होती मैक्सिमम हाइट पे। तो अभी के लिए आपने ये देखना है कि वेलोसिटी जीरो है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है मैक्सिमम से जीरो, और जीरो से नेगेटिव मैक्स, ठीक है। इस केस में देखें वेलोसिटी है, ये टाइम है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है गाड़ी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम 10, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है, ये यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो, ठीक है। जीरो पे आई है, अगेन इंक्रीज हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, अगेन नेगेटिव मैक्स, तो मैक्सिमम से जीरो, जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम।
सो इधर भी यही केस था, तो ये दोनों ग्राफ इक्वल है। अब देखिए टोटल वेलोसिटी जो है वो इसमें जीरो, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ये दो कुछ पॉइंट डिस्कस हुए हैं। इफ इट इज स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। यस, अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो डिस्टेंस जो है वो इसकी स्लोप जो है वो डिस्टेंस देगी, ठीक है। तो जब डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं लेते हम, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए अगर हमने टोटल करना होगा इसका एरिया, तो 1/2, ये दो ट्राइंगल है, ये वाला 1/2 5 × 10, ये 5 × 10 25 आएगा। इसी तरह नीचे आएगा तो 1/2 5, ये भी 5 10 - 5 5 × 10, तो ये भी 25 आएगा। बट अगर हम इसको स्पीड लेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा, और डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं लेते हम इसको। सो 25 + 25 जो है वो 50 आएगा टोटल डिस्टेंस। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो उसके लिए यस, अगर ये वेलोसिटी होगा, अगर स्पीड होगा तो डिस्टेंस देगा, अगर वेलोसिटी होगा तो डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। तो v आवर वेलोसिटी आवर टाइम ये देगा हमें डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है। सो जब हम नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे लेंगे और इक्वल वैल्यूज हैं दोनों, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो कैंसिल हो जाएगी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो आएगी इसमें, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ पे भी टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है। तो ये वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। If the above right side graph is a speed time graph, then area under curve will give distance, ठीक है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो एरिया जो हमें देगा वो डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए टोटल डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर आएगा। और अगर इफ इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देन एरिया अंडर कर्व गिव देगा हमें डिस्प्लेसमेंट, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, सो इन दिस ग्राफ डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, 25 - 25 0। ओके, ये आज का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर लेंथी है, इसलिए 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा। सो लास्ट टॉपिक है मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसका लॉ पढ़ लेंगे ये वाला, और कोलिजन और इसके केसेस जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो मोमेंटम क्या है जी, फार्मूला क्या है, सबसे पहले P = mv, m मास, v वेलोसिटी, ठीक है। और ये P का मोमेंटम का सिंबल P क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट देख लें इसका kg मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड, kg मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड, ये दोनों इसके यूनिट हैं। अच्छा, यूनिट बहुत सारे बच्चों को भूल होते हैं, तो उसके लिए क्या ट्रिक्स होती हैं कि अगर आपको किसी का यूनिट भूल गया, आपको लेट से आपका मोमेंटम का यूनिट भूल गया, आपको इसका फार्मूला याद है, ठीक है। फार्मूला लिखें आप, P = mv, m का यूनिट क्या होता है, मास है ना, kg आएगा। वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, सो kg मीटर पर सेकंड आ गया यूनिट। इसी तरह न्यूटन सेकंड। सो अगर आपको यूनिट्स वगैरह भूल जाएं तो फार्मूले के थ्रू आप यूनिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इम्पल्स और मोमेंटम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इम्पल्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू del P over del T, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। फोर्स इक्वल है चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम के इक्वल है फोर्स। अब अगर हम मोमेंटम को यहाँ पे रखें, मोमेंटम को, और F क्रॉस T, मोमेंटम यहाँ पे रहेगा तो F क्रॉस हो जाएगा T, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब नॉर्मल मोमेंटम और इम्पल्स में क्या फर्क है, जब इस टाइम फैक्टर को हम बहुत कम कर लेंगे, मतलब आप बैठे हुए आराम से कहीं पे और आपको कोई पुराना दोस्त मिल गया जिससे आपका कोई पुराना बदला बाकी है, तो आप एकदम से उठ के जाते हैं और उसके मुंह पे टाक करके एक चपेट लगाते हैं। तो वो जो आपने चपेट लगाई है, वो जो फोर्स लगी है, वो बहुत कम टाइम के लिए लगी है, कम टाइम के लिए आपका हाथ उसके चेहरे पे था, ठीक है। आपने ऐसे थप्पड़ आगे पीछे काट लिए, सो एकदम से फोर्स लगी है और खत्म हो गई है, सो उसका टाइम फैक्टर जो है वो वेरी शॉर्ट था, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम इम्पल्स कहते हैं। जब आपका टाइम फैक्टर शॉर्ट हो और फोर्स वाला फैक्टर जो है वो लार्ज हो, तो वो इम्पल्स आएगी। जैसे ये टाइम फैक्टर शॉर्ट एंड फोर्स वाला लार्ज, तो ये आएगी इम्पल्स। अदरवाइज जो है वो इसको हम मोमेंटम कहेंगे, रैपिड चेंज ऑफ मोमेंटम, रैपिड चेंज आया मोमेंटम में। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट भी न्यूटन सेकंड है, ठीक है। एवरी इम्पल्स इज चेंज, हर इम्पल्स में मोमेंटम चेंज हो रहा होता है, बट हर मोमेंटम को हम इम्पल्स नहीं कहते, हर मोमेंटम इम्पल्स नहीं होता। इम्पल्स होने के लिए क्या केस है कि उसका टाइम फैक्टर शॉर्ट होना चाहिए और फोर्स वाला फैक्टर लार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। सिंपल, ये 9 10 के फार्मूलाज हैं, आप देख लें। m1 v1 + m2 v2,
m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। अब ये फार्मूला अगर किसी को नहीं समझ आएगा तो मैं समझा देता हूँ अभी जल्दी से। m1v1 क्या है, एक बॉडी है जिसका एक मैस है, कांस्टेंट मैस, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी भी है एक, ठीक है। इसी तरह एक दूसरी बॉडी है m2 जिसका मैस है और v2 जिसकी वेलोसिटी है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं। और उसके बाद वाला सीन ये वाला सीन टकराने से पहले क्या है, और ये जो है टकराने के बाद क्या है। बाद में क्या होगा, मैस तो m1 ही रहेगा, ठीक है। m1 जो मैस जितना पहले था उतना ही रहेगा, बाद में मैस में कोई चेंज नहीं आएगा। इसे हम m1 लिखेंगे और v1 प्राइम मीन्स डैट के ये v1 प्राइम v1 से डिफरेंट है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ गया टकराने के बाद। इस तरह m2 का मैस भी सेम है, वेलोसिटी में चेंज आएगा v2 प्राइम। MCQ डिस्कस हुआ है जी, देखें। इफ वी हैव टू बॉडीज हैविंग मैसेस इक्वल टू m एंड 3m, दो बॉडीज हैं, ठीक है, जिसका एक का मैस m है और दूसरे का 3m है, ठीक है। ये वैसे एक सिंबल दिया हुआ है, आपने इसको पुट करना होगा फॉर्मूला में। एंड वेलोसिटी एक पहली वाली की 0 है, दूसरी वाली की v, कुछ भी v उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। बोथ बॉडीज कोलाइड करती हैं, दोनों टकराती हैं ईच अदर एंड मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी। उसके बाद टकराने के बाद दोनों बॉडीज की एक कॉमन वेलोसिटी हो जाती है, मींस दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम हो जाती है आपस में। तो वो जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी होगी। तो फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज m1v1 प्लस m2v2, इस तरह m1v और m2v। यहाँ पे हमने v1 प्राइम लिया था और v2 प्राइम लिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में ही उसने बोल दिया कि वेलोसिटी कॉमन है, तो हमने फिर प्राइम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये वाली दोनों जो है ये सेम वेलोसिटीज है, कॉमन वेलोसिटी है। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2 अंदर रह जाएगा ब्रैकेट में, ये मैथ के रूल है। और उसके बाद जो है वो m1 प्लस m2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो इस पूरे फैक्टर के नीचे डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस। ये m2v2 इधर से इधर आ गए और ये वेलोसिटी बच गई है। ये कॉमन वेलोसिटी है टकराने के बाद वाली, ठीक है, जो दोनों की कॉमन हुई है। नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे v m1। अच्छा, पहली बॉडी का क्या मैस था m, यहाँ पे डाल दिया m1 की जगह पे m, इसकी वेलोसिटी क्या थी 0, ये लगा दिया 0 प्लस m2 का वैल्यू डाली, इस फार्मूले में ये वैल्यू डाली है, ठीक है। m2 की क्या थी 3m, ये डाल दिया 3m, इसकी वेलोसिटी क्या थी v, कुछ भी, ये v डाल दिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 क्या है m है और m2 क्या है 3m है, ठीक है। उसके बाद m इंटू 0 0, फार्मूला क्या बचेगा 3mv डिवाइडेड बाय 4m, 3mv डिवाइडेड बाय 4m, m से कैंसिल और 3/4v, 3/4 इंटू v, ठीक है। ओके, 3/4 इंटू वी, ये बेसिकली आंसर आ गया आपका, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी बिफोर कोलिजन, ये वी कहाँ से आया है, ये वाला वी है ये, ठीक है, m2v, ये वी m2 दूसरी वाली बॉडी का की वेलोसिटी है बेसिकली ये। सो वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी बिफोर कोलिजन, ये बेसिकली वो वाला वी है, वो वाली वेलोसिटी दे रही है जो कोलिजन से पहले दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी थी, वो कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज की हो गई है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये काफ़ी हो गया मेरे ख्याल से, मेरा गला खुश्क हो गया। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिससे बहुत ट्रिकी एमसीक्यूज लिए जाते हैं एमडीकैट में, और उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और इसी तरह इसके केसेस हैं कुछ कोलिजन के, वो हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आई होप ऑल ऑफ यू गेट दिस कॉन्सेप्ट। आप सबको समझ आ गई होगी कि क्या कैसे किस तरह से एमसीक्यूज लिए जाते हैं, किस तरह बच्चियों को पागल बनाया जाता है छोटी सी चेंजेस करके, और एमसीक्यूज के ऑप्शन गलत किए जाते हैं ताकि वो जान सकें कि ये बच्चा या बच्ची सही से कीवर्ड पे फोकस किया, इसने कीवर्ड पे ग्रिप है इसकी या नहीं। सो यही बेसिकली उन्होंने चेक करना होता है। बाकी एफएससी में आपने थ्योरी वगैरह की भी होती है, आपको इतना थोड़ा बहुत आइडिया होता है। बेसिकली वो यही चेक कर रहे होते हैं कि आप एक्टिव कितनी हो, आप कितने ग्रिप कितनी है आपकी कॉन्सेप्ट्स पे। सो कॉन्सेप्ट्स की ग्रिप वो बेसिकली जानना चाह रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा एंड प्रिपरेशन को जारी रखें। इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस इन एमडीकैट 2023। अगर आप अच्छे से उसकी तैयारी करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, अच्छे से चीज़ों को लेके चलेंगे, एक प्लान के थ्रू चीज़ें कवर अप करेंगे, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। Hope to see you in the next lesson. If you like this video, please make sure to hit the like button and subscribe the channel, and also click the bell icon to be stay tuned for latest update. Thank you very much.